बागवान भाइयों, आज काफ़ी लंबे समय के बाद बागवानी की बातें लेके मैं आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि जो दिसंबर का महीना या नवंबर आखिरी का महीना जो हमारे बीच आ चुका है, तो इस समय में बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें अपने बगीचों से संबंधित करने होते हैं। अपने बगीचों का रख रखाव, कौन सी डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए हम अभी कार्य कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए ये उपयुक्त समय है। इस वक्त प्लांट ऑलमोस्ट डोरमेसी में जा चुका है, तो जो सर्दी के काम है वो शुरू हो चुके अब। सबसे पहले तो बागवान भाइयों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जो अभी का वक्त है वो बहुत ही क्रिटिकल वक्त होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों से पहले एक अपील करना चाहूँगा कि जो आजकल का मौसम है, आजकल आप देखिए कि बहुत अच्छा मौसम है। हमारे सुबह शाम बहुत ही ज़्यादा ठंड है और काफ़ी अच्छा अभी तक मॉइस्चर रिटेन हुआ है हमारी सॉइल में, और उम्मीद कर रहे हैं कि सर्दी अच्छी बरसेगी। तो बागवान भाइयों, आजकल कुछ एक ऐसे शरारती तत्व जो हमारे समाज में मिलते हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। आप देखें कि आग लगाने का कार्य आजकल अब शुरू होने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जागृत होए और अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को ज़रूर जागृत करें कि आग ना लगाए, जंगलों को ना जलाए। क्योंकि इतना अच्छा इन्वायरमेंट इस साल काफ़ी समय के बाद हमें मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें गर्माहट पैदा होगी, जिससे हमारी सर्दी की जो बर्फ़बारी है वो कम होगी। हमारी जीविका का मुख्य साधन हॉर्टिकल्चर में बागवानी, सेब का कार्य है। तो अगर इस बागवानी को ज़िंदा रखना है हमें, तो हमें क्लाइमेट चेंज को डीपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उस पर कार्य करना पड़ेगा। अपने छिट्टों को, प्रूनिंग का कार्य होने वाला है सर्दी में अब, अपने छिट्टों को जलाने के बजाय उसको डिकम्पोस्ट करें, ताकि इन्वायरमेंट हमारा बचा रहे और उससे एक अच्छी खाद आप तैयार कर सकते हैं। तो बागवान भाइयों, आजकल बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मेरे पास आ रहे थे। आज आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी छोटी जानकारियाँ देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो जो एक क्वेश्चन ज़्यादा ट्रोल हो रहा है आजकल के, जो हमारा टीएसओ है, अ, हमारा विंटर ऑयल है, उसको किस रेशो से और कब करने का सही समय है। तो बागवान भाइयों, आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे बागवान जिनके स्केल की प्रॉब्लम ज़्यादा है या आपके वुलिया की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो बागवान भाइयों, आप लोगों के लिए जो दिसंबर का मंथ है वो बहुत ही उपयुक्त हो जाएगा, कि ख़ास तौर पर लो और मिडल हाइट में आप यहाँ पर दिसंबर वक्त महीने में टीएसओ की स्प्रे कर सकते हैं, लगभग 7 लीटर 200 लीटर पानी में डाल के। और इसके साथ आप इंसेक्टिसाइड भी ऐड कर सकते हैं, कि अगर आपके वुलियाफिड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी तो आप इसमें क्लोरोफोरोफॉस टाइप 400 ml 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। बागवान भाइयों, इसके साथ ही बहुत सारी जगह जहाँ मैं विज़िट करी है या मुझे फोटोग्राफ्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, स्कैब ने इस साल बहुत ज़्यादा डैमेज करा। उससे पहले मैं एक खुशखबरी आपको देना चाहूँगा। आज ही मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी है उसमें एक उछाल आया है, और जो सेब का कारोबार है इस वर्ष लगभग 5100 करोड़ के आसपास का कारोबार हमने किया है। 5000 करोड़ की जो 4500 5000 करोड़ की जो इंडस्ट्री थी, इस साल
हमने सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान दिया, हमारी आर्थिकी सुदृढ़ हुई। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इसका क्लियर कट जवाब है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और इसमें अवेयरनेस आ रही है, और जैसे जैसे लोग प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, हर आदमी ऑर्चर्ड में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट तो दिखना था। आपने अपनी सॉइल मैनेजमेंट सुधार दी, आपने अपनी प्रूनिंग ट्रेनिंग सिखा दी, सुधार दी, तो ये सारा सीख के हुआ है और हमारी इंडस्ट्री अच्छे की ओर जा रही है। अब हमें क्वालिटी की ओर जाना पड़ेगा, प्रोडक्शन और इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसी संदर्भ में हम रेगुलरली काम करते रहते हैं, आप और हम सब मिलके काम करते हैं। तो बागवान भाइयों, जो मेरा विषय था अभी जो स्कैब का, मैं उत्तराखंड गया था तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्कैब थी। कश्मीर में तो ऑलरेडी बहुत होती है, और हमारे किन्नौर में इस साल बहुत ज़्यादा स्कैब थी, और हमारे सराउंड में भी काफ़ी हमने देखने को मिली। तो बागवान भाइयों, अगर आपने स्कैब को कंट्रोल करना है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ये मैनेजमेंट होगी। एक क्वेश्चन आया रितेश जी का कि प्रूनिंग से पहले करनी टीएसओ की बाद में। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर हो सके तो प्रूनिंग से आप इसको पहले कीजिए, और 1 महीने के बाद आपके जनवरी लगभग में आपकी प्रूनिंग शुरू हो जाएगी। तो हो सके तो पहले कर दीजिए। अगर बहुत सारे बागवान ऐसे जो सर्दी में हाइट्स में होते हैं और वहाँ बर्फ़ से पौधे टूटने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो आप लोगों को उसके बाद भी आप कर सकते हैं, मगर उस शर्त के आधार पे कि जो आपके छिट्टियाँ गिरेगी नीचे, जो वेजिटेटिव ग्रोथ आप प्रूनिंग कर से कट करेंगे, उसको आप डिकम्पोस्ट करें। उसको एक गड्ढे के अंदर डाल के, या ऊपर से यूरिया डाल के, या वेस्ट डिकम्पोजर अवेलेबल इजीली मिल जाते हैं आजकल मार्केट में, तो आप उससे एक अच्छी खाद बना सकते हैं। मगर डिकम्पोस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। टीएसओ का एसओ, अनु शर्मा जी, एसओ आपका समर ऑयल है, टीएसओ आपका विंटर ऑयल है। एसओ आप आगे जब आपके 1/2 इंच ग्रीन आ जाएगी तो 4 लीटर का डोज, और अपने पीनट साइज के आसपास आप जब फ्रूटिंग होगी तो 2 लीटर का वो एसओ है। रिफाइंड है ज़्यादा। मगर बहुत सारी जगह ये देखा गया कि अभी के टीएसओ करके आपको आगे एक, जब आप मार्च में फ्लावरिंग आगे की यूनिफॉर्म फ्लावरिंग्स आती है, और जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब से हमारी स्पर वैरायटी ज़्यादा आई है और ये बेंडिंग प्रैक्टिस जब से चली है, तो आपने देखा होगा कि हमारे स्केल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त। तो जब स्केल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हमें अभी से अपनी तैयारियां करनी होगी। तो स्कैब जब आपने कंट्रोल करनी है बागवान भाइयों, तो आप सबसे ज़्यादा इसको स्प्रिंग में आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको आपको सर्दी में ही कंट्रोलिंग की ओर जाना पड़ेगा। चूने से संबंधित आया है, इस पे भी मैं बात करूंगा। तो बागवान भाइयों, जब आपकी पत्तियां सारी पेड़ से नीचे झड़ जाएगी अभी दिसंबर में, तो आप एक 200 लीटर पानी में लगभग 15-20 किलो या 25-30 किलो तक हाईएस्ट आप जा सकते हैं यूरिया मिक्स करेंगे, और उसकी स्प्रे पूरे ऑर्चर्ड में करेंगे, फ्लोर मैनेजमेंट में। उससे क्या होगा, जितनी आपकी पत्तियां नीचे गिरी है, जिसमें आपके फंगल बैक्टीरियल जितने भी इन्फेक्शन है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग में जाएगी। उस पर स्कैब भी कंट्रोल होगी, आपकी अल्टरनेरिया और मर्सोलिना भी अगले साल कंट्रोल में आएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि जितनी पत्तियां आपकी नीचे, उसको डिकम्पोस्ट किया जाए। उसके लिए आपको यूरिया की स्प्रे प्रॉपर तरीके से करनी है। उसके साथ साथ अगर आप दिसंबर के पहले महीने में अपनी ये प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आप प्रूनिंग का कार्य करते हैं, तो उसके बाद आपको एक स्प्रे की और जाना। अगर आपके ऑर्चर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग कास्टिक सोडा करते हैं, आप कास्टिक सोडा की स्प्रे भी कर सकते हैं, और 2 किलो 200 लीटर पानी में, या उसकी जगह आप लाइम सल्फर, एक लाइम सल्फर आता है, उसको स्प्रे भी आप कर सकते हैं। उससे आपकी कहीं ना कहीं सारी जो डिजीज और बची होगी ऑर्चर्ड में, उसको आप कंट्रोल करेंगे विंटर में। इसके लिए समर का इंतजार नहीं करेंगे। तो जब आप ये चीजें कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी स्कैब और पतझड़ की जितनी प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो आपका जो सेकंड स्टेप होगा, जब आप मार्च में जाएंगे, तो जब आपकी घास का साइज इतना फ्रेश घास उगेगा, उस वक्त भी आप यूरिया की स्प्रे सारे ऑर्चर्ड में कर सकते हैं।
मोहित शर्मा जी, कास्टिक सोडे का सेम रोल है लगभग। आपके कैंकर पे भी काम करेगा, माइट पर भी काम करेगा। जो माइट के अंडे वगैरह हो गए पौधे में, वो सारे बर्न हो जाएंगे उससे। तो ये सारी जो मैनेजमेंट है, ये डिजीज मैनेजमेंट विंटर की है, जिस पे आप ये सारा कार्य कर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अभी 4-5 बार पूछा जा चुका है कि चूने लगाने का क्या पर्पज है, लगाना चाहिए। तो बागवान भाइयों, अगर आपको याद होगा, जब से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ, तब से मैंने एक चीज़ आपको बड़ा क्लियर कट बताया है। लगभग जब मैं कॉलेज टाइम में था, 2003 के दशक के आसपास, उस वक्त मेरा लास्ट टाइम तन्ने में चूने का पेंट हुआ था। चूना और नीला तोता का हमने पेंट लगाया था। तो उससे लगभग 20 साल का समय हो चुका है, मैंने अपने ऑर्चर्ड में कभी नहीं लगाया। डेफिनेटली आप लगा सकते हैं, मगर मेरा अपना अलग से मत हो सकता है। मेरा मत ये है कि भाई, जिस साइड मैक्सिमम ये बताया जा रहा है कि आपके सनबर्न से बचाता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि 1 महीने में आप कितना सनबर्न रोक देंगे। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अगर आपके एक साइड को सनबर्न हो रहा है, तो आप एक साइड सिर्फ पेस्टिंग कर सकते हैं। अब तो आपको अपेक्स अल्टीमा जो आ रहा है, उसको आप एक साइड सनबर्न में लगा दीजिए, और वो काफ़ी सालों तक रहता है, सिंगल ही है। बाकी चारों साइड लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो लगता है। उसके बाद अगर कई बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें सफाई करनी होती है पौधों की, तने की सफाई कर, तो इसके लिए भी मैं आपको एक ऑप्शन देना चाहूँगा कि आप समर ऑयल, सॉरी, आप जो कास्टिक सोडा की स्प्रे करते हैं या चूना नीले तोते का जब घोल बनाते हैं, उसको एक ड्रम में मिक्सर बनाइए, और क्यों ना गन के माध्यम से ही स्प्रे कीजिए फिर अपने तने में। और उससे आपकी लेबर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि लेबर सबसे ज़्यादा लगती है इस काम में। तो अगर आप लेबर कॉस्टिंग कम कर सकते हैं अपने ऑर्चर्ड की, क्योंकि इनपुट और आउटपुट को आपको बैलेंस तो रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि भाई, आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ये चीज़ें। मैं तो तन्ने में कभी चूना नहीं लगाता। तो मगर अगर सनबर्न है किसी साइड को, वहाँ ज़रूर मैं अपेक्स अल्टीमा टाइप वाइट पेंट लगाऊंगा। जो घर में आपके जो वाइट पेंट भी मिलता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो आपको एक कंट्रोलिंग मिलेगी उससे। ज़्यादा मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस साइड को आपका सन बर्न हो रहा है, उस साइड को एक शूट पैदा कीजिए, और उसमें एक पॉलिनेटर या स्पर टाइप तैयार कीजिए, जिससे वहाँ को सन डायरेक्ट ना पहुँचे। तो इसके साथ साथ बागवान भाइयों, और भी बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। एक अभी मल्चिंग को लेके भी बात आ रही है। तो बागवान भाइयों, अभी जिनके पास पानी अवेलेबल है, वो इरिगेशन कर सकता अपनी सॉइल में। क्योंकि जो अभी की इरिगेशन आप करेंगे, वो बहुत लंबी चलेगी, और अभी उपयुक्त समय है इरिगेशन का। बनिस्बत बाद में आप करें, कि अभी अगर आप करेंगे, जिनके सनी एरियाज, खासतौर पर जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमारे यहाँ मॉइस्चर की कोई कमी नहीं है। अगर आप घास देखेंगे, अभी भी लगभग 1-1 फुट तक घास, पौना और 1 फुट तक घास उग चुका है। तो आप देखिए कि पूरे ऑर्चर्ड में हमारे बहुत बढ़िया हरियाली है। हरियाली से आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारे सॉइल में ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, हमें यहाँ इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ ऑलरेडी मॉइस्चर ज़्यादा, वहाँ इरिगेशन ना करें, फिर आपको रूट रॉट की प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। बागवान भाइयों, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है प्रूनिंग के समय को लेके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बागवान भाइयों, जो उपयुक्त समय है प्रूनिंग का, वो जितना आप डिले कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, फरवरी और मार्च में जितना ज़्यादा आप लेट करेंगे, उतना अच्छा आपके लिए प्रूनिंग होगा, प्रूनिंग का समय होगा। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो आप कट मारते हैं, कोई घाव पड़ता है आपके पौधे में, वो आज से लेकर लगभग 5 महीने तक ओपन रहता है, जिसमें धूप और सन से आपके कैंकर की समस्या आ सकती है, और सैब लीकेज की प्रॉब्लम बाद में आ सकती है। वो घाव हिल नहीं करता, और जितना आप लेट करेंगे, उतना जल्दी आपका घाव भरेगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप समर में प्रूनिंग कर दें, तो काफ़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो ज़रूरी है कि भाई आप लेट करें, मगर यहाँ मजबूरी अपनी अपनी है। लेबर प्रॉब्लम है, आपकी हाइट्स में बहुत लोग रहते हैं जहाँ पौधे टूटने का खतरा रहता है। तो वहाँ पर आप ज़रूर ये चीज़ें जल्दी कर सकते हैं। मगर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी आपके लगभग फिंगर साइज या इससे मोटे घाव हो गए, कट हो गए अपने बगीचों में, उसमें आपको पेस्टिंग ज़रूर करनी है। पेस्टिंग के लिए आप ब्लैक जापान इस्तेमाल कर सकते हैं, चपाटिया पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, अपेक्स अल्टीमा,
कुछ भी आप किसी भी तरह का फेविकॉल भी बहुत सारे लोग, जो भी आप मर्जी आप लगाए, मगर आपने प्रोटेक्ट करना है घाव को। छोटे घाव के लिए आपको स्प्रे पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आपकी स्प्रे प्रूनिंग फारिक होती है, उसके बाद आप चूना, नीला तोता, या कास्टिक सोडा या लाइम सल्फर, ये चीज़ें आप स्प्रे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कैंकर की समस्या भी कंट्रोल हो जाएगी। और अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है कि टीएसओ में कास्टिक सोडा मिक्स करें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप किस पर्पज से चले। अगर आप तो अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है, ऑयल के बीच अगर आप कोई भी चीज़ डालेंगे, वो किस हद तक काम करेगा, मेरे हिसाब से वो काम ही नहीं करेगा। तो आपको इन चीज़ों से बचना होगा। ये फालतू की थ्योरियां हैं और ये फालतू की प्रैक्टिस है कि आप टीएसओ के अंदर कास्टिक सोडा ऐड करें। टीएसओ के साथ आप कुछ मिक्स मत कीजिए। इंसेक्टिसाइड वो ऑलरेडी खुद है, वो दम घोट के स्केल को मारता है। मगर हमें ये एक चीज देखनी होगी कि हम जो इंसेक्टिसाइड उसमें ऐड करते हैं, वो वुलियाफिड या और प्रभावी तरीके से करने के लिए उसमें इंसेक्टिसाइड ऐड किया जाता है। अदरवाइज उसमें इंसेक्टिसाइड की, अगर आपके वुलियाफिड की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको टीएसओ के बीच इंसेक्टिसाइड डालने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जितना आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कम करेंगे, उतना हमारे फ्रेंडली कीड़ों की पॉपुलेशन बढ़ेगी, आगे आपकी प्रॉब्लम्स कम आएगी, माइट कंट्रोल होगी, और तो सारे इन्वायरमेंट भी खराब नहीं होगा। और हमारे सबसे मेनली जो हमारे हेल्थ इश्यूज है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और एक आगे जिनको हम परचेज भी करते हैं, तो उनके पास भी एक अच्छा इंसेक्टिसाइड फ्री या केमिकल फ्री फ्रूट जाने के, जहां आप हो सके अपने पैसों को अपने बचाए। और उसके साथ साथ अगर आपका कोई और क्वेश्चन भी है किसी और चीज़ से संबंधित, तो आप इसमें टाइप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको आज थोड़ा सा एक बड़ी कंफ्यूजन फैला हुआ है कि हम सीडलिंग, रूट स्टॉक या किस पे वैरायटी लगा के पौधा कंट्रोल कर सकते हैं और अर्ली फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो बागवान भाइयों, एचडीपी का कॉन्सेप्ट अलग है। मेरे पास यहाँ एचडीपी का ऑर्चर्ड नहीं है जो M9 पे लगा है। तो यहाँ पर मेरे मेनली ज़्यादा M9 भी है बीच बीच में लगे, मगर 111 ज़्यादा है और सीडलिंग ज़्यादा है। तो यहाँ मैं आपको कुछ पौधे दिखाऊंगा जो लगभग 6 साल के हो चुके हैं, और इस पे ग्राफ्टिंग अभी जेरोमाइन की हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये 111 रूट स्टॉक है, टिश्यू कल्चर। और इसकी हाइट ऑलमोस्ट 12 फीट के करीब पहुंच चुकी है टॉप में। और सबसे देखने वाली बात है कि जो आप इसकी फेदरिंग देखेंगे, तो इसमें प्रॉपर फेदर्स निकाले गए हैं। और अगर हम एक एक फेदर को चेक करें, अगर आप इस फेदर को चेक करेंगे, तो आप इसमें देखेंगे यहाँ से बड फॉर्मेशन शुरू है। और अगर आप आगे तक देखते रहेंगे, तो इसकी बड फॉर्मेशन लगभग ऑलमोस्ट यहाँ तक हो चुकी है। और ये लगभग 5 से 6 फीट का एरिया ले चुका है। और ये बिना प्रून किया पौधा, एक पौधा मैंने अभी प्रून भी करा था, पौधा में ऑलरेडी प्रून कर चुका हूं। अब अगर आप इसमें फ्रूटिंग एरिया देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें पूरा फ्रूटिंग एरिया यहाँ टिल एंड तक बन चुका है। और ये हमारा स्टॉप कट। ये पौधा हमने 111 पर तैयार किया है। और इसका जो, और ये जो 111 रूट स्टॉक पे हमने तैयार किया है, इसका अगर मैं डायाद देख पा रहा हूँ कि इसकी फैलावट लगभग 6 साल में कितनी हो चुकी है। लगभग 12 फीट का एरिया स्क्वायर फीट में ये ले चुका अपना। 6 फीट इधर को, 6 फीट उधर को, और चारों साइड लगभग 6-6 फीट का एरिया ये नीचे ले चुका है। इसमें एक देखने वाली बात होगी, प्रूनिंग करते हुए आपको एक ध्यान रखना, जो आपका फर्स्ट स्टेप है नीचे का कनोपी का, वो टहने बाहर
और अगर आप बाद में देखेंगे तो ये टहने कहीं ना कहीं अंदर पिरामिड की टाइप का ये प्रूनिंग प्रैक्टिस है, ताकि एक दूसरे की को ये छाया ना दे और एक अच्छा क्वालिटी फ्रूट पैदा हो। और इसके साथ साथ मैं आपको एक सीडलिंग का प्लांट भी दिखाऊंगा कि अगर आप अच्छी प्रूनिंग और ट्रेनिंग रखते हैं तो आपके पौधे को आप सीडलिंग पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाला पौधा सेम ईयर का 6 ईयर का है। अगर हम इसमें देखें, आप देखेंगे तो इसमें भी बड फॉर्मेशन बहुत बढ़िया हो चुका है। अब बहुत बढ़िया बर्ड्स बन चुके हैं इसमें। ये बेंडिंग यहाँ पर हमने एक अलग सी प्रैक्टिस करी है, क्योंकि इसका हेड काफ़ी ऊपर जा रहा था तो इसको हमने वीक ब्रांच पे यहाँ पर डाइवर्ट करा है। तो अगर इसके बाद की हम देखेंगे तो इसमें भी एक अच्छी कंट्रोलिंग आई है। और मुझे लगता है कि इस साल 6 साल के इस पौधे में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 डब्बा आ जाएगा सीडलिंग पर भी। तो अगर हम इसकी कनोपी की बात करें तो ये स्लाइटली थोड़ा बड़ा है। लगभग जो 111 का अगर 12 फुट का एरिया है, 6 फुट ले चुका है ये 6 साल में। तो कहीं ना कहीं इसका एरिया 1-1.5 फुट ज़्यादा है। तो यहाँ एक सोचने वाला एक विषय ये है कि अगर आप सीडलिंग पे स्पर वैरायटी लगा रहे या नॉन स्पर है, ये तो नॉन स्पर है, तो आप ये देखेंगे कि आपको स्पेसिंग का ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट अब जो मैं देख रहा हूँ साल दर साल चेंजिंग, तो लगभग आपको 5 से 6 फुट का प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखना ही पड़ेगा। 6 फीट जितना, उस हिसाब से आपका पेड़ बड़ा बन सकता है। अगर आप 111 और सीडलिंग पे कार्य कर रहे हैं, रो टू रो का डिस्टेंस आपका 10 फीट से ऊपर जाएगा। 10 और 12 फीट जरूर रखिए, क्योंकि जितना घना आप बगीचा लगाएंगे आने वाले वक्त में आपको उतनी ही प्रॉब्लम्स आएगी। हो सके तो अभी एक अच्छे तरीके से और अच्छे डिस्टेंस के साथ पौधा लगाए। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं करना चाहूँगा कि प्लांटेशन के लिए लोग तैयारी कर चुके हैं। लगभग 2 तरह की प्लांटेशन होने की तैयारी है, एक एचडीपी और दूसरा हमारा जो अमूमन ट्रेडिशनली जो सीडलिंग पे हम कर। अगर आप एचडीपी पे कार्य कर रहे हैं तो बागवान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि M9 पे हम लगाए, क्या करें, कैसे लगाए बगीचा। तो आपको ये देखना है कि पहले तो आपको स्टडी करनी है बहुत सारी चीज़ें। आपको लैंड तैयार करनी पड़ेगी। लैंड प्रिपरेशन में आपको पहले ज़मीन पूरी खाली करे, उसको फिलिंग में कभी ना डाले। M9 को एक पोर्शन खाली करे, 10 लगाए, 50 लगाए, 100 लगाए, 500 लगाए, 1000 लगाए, जितने मर्जी पौधे लगाए आप पहले एक और पोर्शन को खाली करें अपने बगीचे में। उसके बाद जो प्लांटेशन के लिए ज़रूरी है दिशा, नॉर्थ साउथ दिशा में अपनी रोज़ बनाइए। उसके बाद एक अच्छा डिस्टेंस रखिए रो टू रो का। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ है ट्रेलिस। सबसे पहले आप ट्रेलिस का इंतजाम करें। पौधे आप बाद में भी लगा सकते हैं, मगर पहले अपनी इन्वेस्टमेंट आप अपने ट्रेलिस पहले खड़ा कीजिए। अगर आप मार्च अप्रैल में पौधा लगाने की तैयारी में है तो आपको अभी से ज़मीन तैयार रखनी पड़ेगी, बाद में आपकी तैयार नहीं होगी, बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। और इसी बीच अगर आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी है तो आप M9 पे ना जाए। पानी, पैसा और आपकी लैंड की तैयारी, ये सारी चीज़ें आप पहले पूरी कर ले, उसके बाद ही आप M9 पे जाए। और सबसे महत्वपूर्ण कि जानकारी, पूरी जानकारी हासिल कर ले लगाने से पहले। ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद आप लोग फेल हो गए तो सेकेंड टाइम आप नहीं लगा पाएंगे HDP ऑर्चर्ड। सूरज सिंह चौहान जी, प्रूनिंग ट्रेनिंग के लिए किरण चौहान, सूरज सिंह चौहान जी, मैं ऑलरेडी 2-3 दिन पहले आपके चौपाल में कैंप कर चुका हूं। अभी मुझे नेरवा साइड आना है। मुझे कोई 8-9 प्रधानों के फ़ोन आ चुके हैं जहां मैं अपने कैंप्स करूंगा। 2-2, 3-3 पंचायतों के एक जगह पे कलेक्टिवली करेंगे। आप ज़रूर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी और आप वहां पर ज़रूर अटेंड करें। और जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है और HDP के, उसमें प्रूनिंग और ट्रेनिंग में बहुत डिफरेंस है। आप उसको मिक्स ना करें।
पहले जानकारी हासिल कर ले, उसके बाद ही प्रूनिंग और ट्रेनिंग पे जाए। और 1-2 दिन का प्रूनिंग और ट्रेनिंग सेशन मैं अपने ऑर्चर्ड में भी करूँगा, और आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। आप जुड़े रहे हमारे साथ। हो सकता है ये अपने बगीचों में मैं दिसंबर में एक प्रूनिंग ट्रेनिंग कैंप रखूँ, तो आप लोग आए और सीखे और सबको सिखाए, ताकि हमारी इंडस्ट्री आगे जाए। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन लूँगा आप लोगों के, जो भी हो पाएगा मुझसे। आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अगर किसी का क्वेश्चन है। अभिषेक डोगरा जी, सबसे पहले आप टीएसओ कीजिए, उसके बाद आप बोडो मिक्सचर प्रूनिंग के बाद कर सकते हैं। साहिल सिसोदिया जी, अगर आपकी मल्चिंग करनी है, मल्चिंग शीट अभी विंटर में आप सर्दियों में ना डालें, उसको हटाएं, इसको नेचुरली रहने दें, आगे मार्च में आप इस कार्य को करें। कुल्लू के संदर्भ में आया, अभी बहुत जल्द मैं पतली कुल एसोसिएशन में कैंप करने आऊँगा, तो आप वहाँ पर ज़रूर मिले और सेवाएं लें हमारी। विनोद ठाकुर जी, 1 बीघा में 1000 पौधा, ये प्रोग्रेसिव बागवान अलग अलग तरह के हैं, अपनी अपनी प्रैक्टिस है। इस विषय पे मैं कोई बात नहीं कर पाऊंगा आपसे और ना जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी संदर्भ में बात करूं, जिसकी जो प्रैक्टिस है उसके बारे में। आशीष नेगी जी का भी सेम क्वेश्चन है कि प्रेम चौहान जी के HTP सीडलिंग पे। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो मुझे ये फिजिबल नहीं लगता, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, उनकी अपनी प्रैक्टिस हो सकती है, उसको तैयार करके वो आपको वो बताएंगे, मगर जो मैं समझ पाया हूँ, लाइट पेनिट्रेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो उसमें पॉसिबल नहीं है। अगर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि हम प्रूनिंग और ट्रेनिंग करके भी पौधा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अभी भी 6 साल में लगभग 6-7 फीट का स्क्वायर फीट का एरिया ले लिया इन्होंने, तो अभी तो और ग्रो करना है इन्होंने। मुझे लगता है कि बिल्कुल एक पौधे पे जाने के बजाय उसमें आपकी लेबर कंजप्शन ज़्यादा होगी, और एक कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे, खास तौर पर सीडलिंग पे, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि पूरी दुनिया का एक, अगर आप अंग्रेजों की प्रैक्टिस देखेंगे, तो अगर उन्होंने पौधा कंट्रोल करा या हाई क्वालिटी ली, तो उन्होंने रूट स्टॉक पे काम किया और वैरायटी पे काम किया। पौधे को आप रूट स्टॉक की रूट जोन को कंट्रोल करके कर सकते हैं, और वैरायटी सिलेक्शन से आप पौधे को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सीडलिंग पे ये मेरे लिए बड़ा हैरानी की बात है कि आप इतने घने पौधे कैसे लगा सकते हैं, और इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, काम कैसे करेंगे। यहाँ लगभग 6-6, 7-7, 8-8 फीट की दूरी पर मेरे पौधे हैं, यहाँ भी कंट्रोल करने बड़े टफ हो रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिस अपनी अपनी है, उनकी अपनी हो सकती है, तो आप अगर उनसे ही ज़्यादा पूछे इस विषय में, तो इस पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, ना मैं करना चाहूँगा। रामपुर का भी है सर प्रोग्राम, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा। बिल्कुल नरेश पौनिक जी, बिल्कुल हो सकती है। सीडलिंग पे भी ट्रेनिंग प्रूनिंग ट्रेनिंग हो सकती है, और उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैंने ये पौधा किया है। आप इवन रॉयल पे भी अगर कार्य कर रहे हैं, तो रॉयल को भी आप अगर ट्रेन करेंगे तो बहुत अच्छा और बहुत अर्ली फ्रूटिंग पे आता है। बिल्कुल, मैं सेंजो स्केल की ही बात कर रहा था। मठील MC जी, बिल्कुल स्केल के लिए आपको TSO, समर ऑयल, कास्टिक सोडा, ये सारी चीज़ें कार्य करेगी। विजय विजू जी, आपको मार्सोनिना वगैरह के लिए अभी कुछ नहीं करना, पत्ते झड़ने दो, उसको डिकम्पोस्ट कीजिए अपने पत्तों को, और जो चीज़ें मैंने अभी लाइव में बताई आप उस चीज़ को फॉलो करें। अगले साल आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कंट्रोलिंग में आएगी, माइट आएगी कंट्रोल में, आपकी सारी चीज़ें डिजीज कंट्रोल में आएगी। बाकी आपको रेगुलरली तो ही करना ही है कार्य। गिरधर ठाकुर जी, आपकी 7000 फीट की कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए? तो जो मैंने अभी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा, अर्ली रेड वन बहुत बेस्ट चल रहा है आपकी हाइट में। अर्ली रेड वन बहुत अच्छा चल रहा है, साइज के इश्यूज नहीं रह रहे, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है। आप किंगरो मेमा मिस्टार तक भी, मेमा मिस्टार भी लगा सकते हैं।
और किंग रॉड भी लगा सकते हैं, मगर जितना हाई कलर स्ट्रेन पे आप जाएंगे आपको फ्रूट थिनिंग पे ज़्यादा जाना पड़ेगा, जिससे आपकी साइज़ के इश्यूज ना आए और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपको ओके रखने में। और एक बहुत भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आजकल जो ट्रोल हो रहा था, मैं बहुत बार देखता हूँ और मुझे भी कि हम खाद कौन सी डालें। तो बागवान भाइयों, अभी डोरमेसी में प्लांट है, आप ज़्यादा कुछ ना करे। अभी मैं पिछले कुछ दिनों में देख रहा था, एक राजनीति का विषय भी बना था कि खाद आने वाली है 12-32-16। मुझे ये समझ में नहीं आया वो कब के लिए आ रही है। 12-32 डालने का अब तो कोई समय नहीं है। अगर आप अभी से स्टोर करके मार्च में डालना चाहते तो अलग इशू है, मगर अभी डालने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप सुपर खाद डालते जो एचपीएमसी में आती है, तो आप उसको दिसंबर लास्ट में ज़रूर डालें अपने उसमें। जो ये 12-32 मिक्स खाद है, इसका डालने का कोई समय नहीं है। अभी ये वेस्टेज ऑफ मनी है, सिर्फ सुपर काम आएगी, बाकी नाइट्रोजन और पोटाश तो आपकी बह जाएगी, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट तो बहुत पहले हो चुका है। अब ये फिलहाल कोई खाद देनी पड़ेगी। फिर एक क्वेश्चन और आता है गोबर से संबंध। गोबर के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, मॉइस्चर हो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी आप दिसंबर में भी डाल सकते हैं, मगर मेरा अपना मानना है कि अगर आप मार्च अप्रैल में आगे डालेंगे तो उस वक्त बढ़िया होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। और पोस्ट हार्वेस्ट के बाद अगर आप गोबर डालते तो वो ज़्यादा समय अच्छा होता है, 2 टाइम। बाकी डालने के लिए आप कभी भी डालें मॉइस्चर, कभी भी खाद और गोबर कोई भी ऐसी चीज़ें आप डालते हैं तो मिट्टी में मॉइस्चर को ज़रूर चेक करें। अगर मॉइस्चर है तभी आप ये चीज़ें डालें, ड्रॉट ही कंडीशन में आप कुछ ना डालें। ग्रोथ की अगर प्रॉब्लम आपकी आ रही है तो सबसे पहले बागवान भाइयों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। जो ये हमारा दिसंबर का महीना है, ये वक्त सॉइल टेस्टिंग का बहुत अच्छा समय माना गया है, नवंबर और दिसंबर का। आजकल आप मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि जो आगे आगे न्यूट्रिशन और फर्टिगेशन के प्रोग्राम्स होंगे वो आपको आगे तभी चलेंगे जब आपके पास एक अच्छी सॉइल टेस्टिंग हो। सॉइल टेस्टिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप कैसे ले, क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, ये सोलन से मैंने लिया था। इसको आप ड्रिल करके नीचे डालेंगे और आप इसको ऊपर खींचेंगे, तो अगर आप देख पाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि मिट्टी का सैंपल पूरी तरह से आ चुका है। ये देखिए, अब आप इस मिट्टी को, तो जो ये मैंने, आप देखिए ये हमने मिट्टी ली है बिल्कुल बारीक। तो सॉइल सैंपल लेने के लिए ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। और जो मेरे सराउंड में रहते हैं, मेरे रोडू जुब्बल के नज़दीक में रहते हैं, इवन कोटखाई तक रहते हैं, अगर किसी को ज़रूरत है तो आप इसे मुझसे ले सकते हैं। और लेने के बाद, अपना सैंपल लेने के बाद इसको मुझे रिटर्न कीजिए। ये आप बागवानों की सेवा के लिए मैंने एक डिगर रखा है, वैसे 2 है मेरे पास। इसको हम देंगे और बाद में रिटर्न लेंगे, आप सैंपल लेके इसको वापस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप सोलन से परचेज भी कर सकते हैं अगर आपको सॉइल सैंपलिंग लेनी है। सॉइल टेस्टिंग ज़रूर कराएं अपनी, और गुना के निशान में एक एक पौधा छोड़ के मिट्टी सैंपल लेते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान। ऑर्चर्ड बहुत पुराना है और एक बहुत नया है, तो उसके अलग अलग सैंपल होंगे, एक ही सैंपल नहीं होगा। और अगर आपकी मिट्टी एक ही खेत या एक बगीचा 2 तरह का है, कई जगह आपने देखा लाल मिट्टी होगी, कई जगह काली होगी एक साइड। अगर आपके अलग अलग मिट्टी का स्ट्रक्चर है तो सैंपल 2 होंगे। अगर आपका सिमिलर एक ही साइज के पौधे हैं और एक ही तरह का मिट्टी की संरचना है आपके, तो सैंपल एक ही लेना आपने, क्योंकि फिर बागवानों के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है आपका। तो आपको ये देखना होगा कि भाई आप सॉइल टेस्टिंग लेनी कहाँ से। अब जहाँ आप अमूमन बहुत सारी जगह ये बोला जाता है कि बंजर से लीजिए, अंदर से लीजिए, बाहर से, कंफ्यूज रहता है बागवान। आपको सॉइल का सैंपल जहाँ आप फर्टिगेशन करते हैं, खाद डालते हैं, वहाँ करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपना तौलिया बाहर ज़रूर करे, बहुत अंदर ना करे। अगर आप देख पाएंगे मेरे पौधे का जो ये डाया है, छोटे पौधों का, ये पौधों का, तो इसका आप अगर डाया देखेंगे तो यहाँ है, इसके साथ यहाँ बाहर है। अगर सैंपल लिया जाएगा तो यहाँ बाहर से लिया जाएगा।
इस साल मैंने भी लगभग 6-7 साल के बाद अपने ऑर्चर्ड में तौलिया किया है। मैं मैक्सिमम तौलिया नहीं करता हूँ, और सिर्फ बाहर से थोड़ी सी पट्टी खोद के हम उसमें मिक्सिंग करते हैं खाद और उसका। तो तौलिया करना इतना ज़रूरी नहीं मानता हूँ मैं अपनी। स्टार्टिंग में ज़रूरी हो सकता है छोटे पौधों में, मगर बाद में मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है, उल्टा हम इसको डैमेज करते हैं। तो अगर आपका बागवान भाइयों और कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछे। काफ़ी समय के बाद आज मैं लाइव आया हूँ, और कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दे पाऊँ। प्रूनिंग कैंप्स हमारे हो गए, मगर इतने ज़्यादा नहीं हो गए कि हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है मुझे। एक एक दो दिन दिन हम हर तहसील में जाने का की कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ तक पॉसिबल होगा। और ये सारे जो प्रूनिंग कैंप हो गए वो हमारी हिमालयन एनजीओ के अंडर हो गए, और उसकी हिसाब से ही हम चलाएंगे। तुषार ठाकुर जी 8,000 फीट की हाइट पे आप हैप्के रेड डिलीशियस में लगा सकते हैं, मगर मेरा अपना मानना है कि जो आपके फ्यूजी वगैरह है आप ज़रूर उसको लगाएं। आने वाले वक्त में अच्छी मार्केट मिलेगी उसके लिए, क्योंकि टॉप हाइट में रेड डिलीशियस दिक्कत देगा क्वालिटी और साइज में। विमल शर्मा जी वुली एप्पल एफिड के लिए आप अभी ऊपर मैंने स्प्रे बताई, और बहुत सारे बागवान जिनके सॉइल में जा चुका है, नीचे जड़ों में जा चुका है, तो आप ड्रेंच कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड की, मगर बहुत ना करें, एक बार करें ताकि वो कंट्रोल आ जाए। और बचे इन चीज़ों से, और टाइट रखे अपना तौलिया। जितना आप तौलिया खोदते रहेंगे उतने ज़्यादा कीड़े आपके जड़ें डैमेज होगी और नीचे जाएगी। जितना आप टाइट रखेंगे उतनी कम बीमारी आपके पौधों में जाएगी। खेम सिंह राणा जी, जो आपने रूट रॉट की पोटाश डालने का समय आपका, जो अगर आप एमओपी डालते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश, तो आपको आगे फरवरी में डालनी होगी। अगर एसओपी डालते हैं सल्फेट ऑफ पोटाश, तो आपको मार्च में ही डालनी पड़ेगी। आजकल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो वैरायटी को लेके पहले भी। अरुण केवटा जी, गड्ढा कितना होना चाहिए? तो अगर आपकी ढीली मिट्टी है, बिल्कुल नरम मिट्टी है, तो आपको तो गड्ढा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मगर अगर आपके पथरीली मिट्टी है या लाल मिट्टी है, तो आप उसमें गड्ढा कर सकते हैं, 2x2 का भी कर सकते हैं। और कोशिश करें, अगर लाल मिट्टी है तो उसमें आप थोड़ा रेता मिक्स करें, और पत्थरों को ना छाने, पत्थर उसी में रहने दें। रूट रॉट के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है इस वक्त। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है हम सब बागवानों को, वो रूट रॉट से संबंधित है। तो जो केमिकल से ट्रीटमेंट अगर आप रूट रॉट की करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि पूरी तरह नहीं कर पाएंगे हम। जो हमारे ट्राइकोडर्मा, सोडोमोनास या नेचुरल फार्मिंग से जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। केमिकल में आप रोको की ड्रेंच कर सकते हैं, कॉपर की ड्रेंच कर सकते हैं, और आपके H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो सैनिटाइजेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, आप ये चीज़ें कर सकते हैं। मगर मुझे ये लगता है कि आती क्यों है ये प्रॉब्लम, सबसे पहले ये समझने का विषय। जब आपका मिट्टी का पीएच डाउन आ जाता है, तो आपके फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा फैलेगी। रूट रॉट भी फंगल है, और अगर आपका पीएच बढ़ता है तो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब का लेना, सॉइल टेस्ट से लेना देना भी है। तो अगर आप सॉइल टेस्टिंग करते हैं, अपने पीएच को मेंटेन करते हैं, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बढ़िया रखते हैं, तो आपके रूट रॉट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सके। और जितनी ज़्यादा ज़मीन खोदेंगे उतनी ज़्यादा रूट रॉट फैलेगा, जितना आप बंजर छोड़ेंगे उतना कम फैलेगा। जो ये वैरायटी को लेके है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये चीज़ निर्धारित आप लोगों ने खुद करनी है। वैरायटियों के पीछे ना भागे। आप देखें कि आपके एलिवेशन में कौन सा सेब अच्छा चल रहा है। जो नए नए बगीचे या नई नई वैरायटी आ रही है, बगीचे लग रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि भी जो नई वैरायटी है वही अच्छी होगी और पुरानी खराब है।
अगर आज आज भी हम बात करें तो स्कारलेट 2 से अच्छा सेब मैं नहीं मानता कि अभी तक कोई आ पाया है। नंबर वन है, 2007 से लेकर आज तक नंबर वन ही चला है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कलर में नहीं, साइज में नहीं। कोई भी वैरायटी में अगर आपके साइज की प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, और आपके प्रूनिंग की ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, या आपके फ्रूट थिनिंग जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। वैरायटी के लिए आप जो लो हाइट है हमारी, स्कारलेट 2, जेरोमाइन, किंग रॉट, रेड व्लॉक्स, ये हमारे लगभग 6500 से जो नीचे नीचे की हाइट है आप यहाँ पर लगाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। इसमें भी आपको एक चीज़ देखनी होगी, स्कारलेट वगैरह स्पर वैरायटी है और ये थोड़ा नॉन स्पर है। तो आपको ये देखना होगा डिस्टेंस के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से आप वैरायटी का चयन करें। पहले आप खुद तैयार कर दे जिसमें आपको बढ़िया फ्रूटिंग लग रही है, जिसकी शेप साइज अच्छा लग रहा है, आप उस पर ज़्यादा जाए। तो उसके बाद जो थोड़ा मिडल की हाइट है वहाँ पर आपके सुपर चीफ, रेड कान, मेमा मिस्टर, ये सारी वैरायटी आप थोड़ी मिडल में लगा सकते हैं। अली रेड वन भी आप मिडल में लगा सकते हैं, लगभग 7,000 फीट की हाइट पे। और जो टॉप हाइट्स है हमारी वहाँ पर फ्यूजी, ग्रैनी स्मिथ, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। और अब तो आप देखेंगे लो हाइट में जहाँ जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, आपके चिलिंग आवर्स कम हो रहे हैं, तो आपको गाला वैरायटी पे ज़्यादा जाना पड़ेगा और जल्दी ग्रो कर रही है। और लो हाइट के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप डेविल गाला लगा दीजिए, डार्क बैरन गाला लगा दीजिए। अभी पिछली वर्ष दो तीन और भी गाला आए हैं, तो अभी उनकी परफॉर्मेंस देखनी बाकी है। उसके बाद आप ये निर्धारित कर सकते हैं। वैरायटी का चयन आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेटिकली कंडीशन हर एरियाज की अपनी है, सॉइल की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो आप देखेंगे कि भी जब आप तैयार करेंगे दो चार वैरायटी जो अच्छी चल रही है उस पर लगाए। साहिल सिसोदिया जी, M9 की पानी की रिक्वायरमेंट आप ऐसे नहीं लगा सकते। इसके लिए एक प्रोग्राम होता है आपका, सिंचाई प्रोग्राम। तो उसके तहत आप ही ये करेंगे, जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, मॉइस्चर लेवल आप चेक करेंगे। पानी ड्रिप इरिगेशन में कम लगता है, इतना ज़्यादा नहीं होता कि, मगर अगर आपको रखना पड़ेगा, स्टोरेज रखनी पड़ेगी आपको, 50-1,000 लीटर का तो एट ए टाइम स्टोर करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप M9 का छोटा बगीचा भी लगा रहे हैं तो आपको पानी तो रहना चाहिए। पानी तो सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है, सीडलिंग के लिए भी ज़रूरी है, मगर रिक्वायरमेंट थोड़ा रूट स्टॉक के लिए ज़्यादा है। जो काले छोटे दाग नीरज सोनी जी बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्केल के हो सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भेज देना, मैं चेक करने की कोशिश करूंगा। विमल शर्मा जी, 5,000 फीट में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप क्या क्या वैरायटियाँ लगा सकते हैं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें, जो आपके 6500 से नीचे की हाइट है यहाँ आप हाई कलर स्टेन पे ले जाए जिसमें ब्लश कलर आता है। जो थोड़ा ऊपर को जिसमें झिरी में कलर आता है, आप उस टाइम में लगाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा आप लोगों के लिए। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बागवान भाइयों, वो है हमारी सॉइल सैंपलिंग। आप ज़रूर सॉइल टेस्टिंग करवाए। एटलीस्ट आपको ये पता हो कि भी आपकी मिट्टी को चाहिए क्या। कहीं ना कहीं आप प्लांट की हेल्थ को ख़राब करें। रोम सिंह ठाकुर जी, रेड लव के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं तो अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये एक रेगुलर वैरायटी नहीं है, ये अभी शुरुआत है। आप इसके 2 4 5 10 पौधे तैयार कर सकते हैं, मगर इसको ज़्यादा तादाद में अभी ना लगाए। इसमें भी वैरायटीज़ बहुत है, ऑलमोस्ट 6 वैरायटीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। तो आपको ये देखना होगा कि जब तक किसी की मार्केट नहीं बनेगी आप तब तक इसको ज़्यादा बल्क में ना लगाए। बीच में पॉलिनेशन का काम भी करेगा, थोड़ा अच्छा भी लगता है। गार्डन फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप लॉन में इसकी अभी करें तो आने वाले टाइम में अगर मार्केट बनेगी इसकी तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। मोहिंदर वर्मा जी, यूरिया मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा लगते हैं। अगर आप खाद के रूप में डालते हैं, अगर आप पानी में घोल के इसकी स्प्रे करते हैं ऊपर से तो लिक्विड फॉर्म में जाता है और डिकम्पोस्ट बहुत बढ़िया करता है। उसके लिए बढ़िया, इसके आपके दो फायदे हो गए, एक तो नाइट्रोजन आपके पूरे बगीचे में मिलेगी, साथ के साथ बीमारियां कंट्रोल हो गई।
जगमोहन जी, जो मैं अभी तक के काम बता रहा था, स्टार्टिंग से आप लाइव को देखे, आप शायद लेट जुड़े, तो ये सारे सर्दी के प्रोग्राम है। अपने बगीचे को साफ सफाई रखना, काट छांट करना, खाद डालना। खाद आप सिर्फ सुपर डालेंगे दिसंबर में, कोई लोग गोबर डालते हैं। बाकी सारे ये जो महत्व, स्प्रे का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है जो आपको दिसंबर में करना है। अमित मीर जी, खाद के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आपको सिर्फ दिसंबर में सुपर डालेंगे, बाकी आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आपकी रूट रॉट है, कॉलर रॉट है, इसके लिए आप जो जड़ें खोलते हैं, बहुत सारे लोग उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो कार्य आपका सर्दी में होगा, क्योंकि अभी डोरमेसी में है प्लांट। संजीव गहनेटी जी, इतना सल्फर की कमी मुझे नहीं पता कि भाई कैसे होगी, सॉइल में इतना ज़्यादा नहीं होती है। न्यूट्रिशन के रूप में या दूसरे माध्यम से जब आप डालेंगे, आप एसओपी, सल्फेट, सल्फेट और पोटाश जब डालेंगे, तो डेफिनेटली उससे भी आपको सल्फर में बहुत मरीन से और बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे 100% में से लगभग 96 से 97% जो चीज़ें हैं वो हमारे को क्लाइमेट से मिलती है। सिर्फ 3 से 4% ऐसे न्यूट्रिशन है जो बैलेंस न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, जिसको हमें सॉइल में डालना होता है। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले सॉइल टेस्टिंग कर दे, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। विनेंद्र कुमार जी, बिल्कुल हैप्के वैरायटी लाहौल के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास भी 7,500-8,000 में बहुत अच्छी आ रही है, तो डेफिनेटली आपके यहाँ तो और क्लाइमेट और अच्छा है, उसके लिए तो और अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो बागवान भाइयों, मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी हमारी चर्चा हो चुकी है। बहुत जल्द अब प्रूनिंग सेशनों में आपके मध्य उपस्थित होऊंगा मैं। और अगर जब मेरे ऑर्चर्ड में भी जो लोग आना चाहते हैं, तो आप 1-2 दिन का जो प्रूनिंग ट्रेनिंग का सेशन होगा, आप उसमें भी ज़रूर आए और फ़ायदा उठाए इस चीज़ का। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपनी लेबर को ट्रेन करें, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रूनिंग का कार्य है वो लेबर पर है। और हम देखते हैं कि हम सीख जाते हैं मगर लेबर को नहीं सिखा पाते। तो आप ये देखें कि जब आप कैंपिंग में आए तो अपनी लेबर को ज़रूर लेके आए साथ, ताकि वो सीखे और वो समझे। तो बागवान भाइयों, फिलहाल आज के लिए इतना चीज़ों को लेके, नई प्रॉब्लम्स को लेके, नए सल्यूशन को लेके आप लोगों के मध्य फिर आने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बागवान।